हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज आप लोगों का वीकली टेस्ट है साइंस का, तो चलिए फटाफट से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आप लोग एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो कुछ क्वेश्चंस को देख लीजिए, और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सिर्फ वीकली टेस्ट में ही हेल्प करेगा, आगे जाकर बोर्ड एग्जाम देंगे उसमें भी ये ताबड़तोड़ तरीके से हेल्प करेगा। चलिए सवालों को देखते हैं फटाफट से, और आप सभी के आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा ताकि बिल्कुल बढ़िया एग्जाम जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं सवालों को। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल हम लोग का कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। देखो प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण पहले समझ लो क्या होता है। जल भी टूटता है, ऑक्सीजन भी मुक्त होता है, मतलब ऑक्सीजन पेड़ छोड़ता है तभी तो हम लोग लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी उपयोग होता है। देखो होता है क्या, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है, ऑक्सीजन को मुक्त करता है, जमीन से जल लेता है, ये सब होता है। लेकिन क्या कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है क्या? पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं क्या? नहीं सर, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे छोड़ेंगे? हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, मतलब ये चीज़ नहीं होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना ये नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और हाँ, चैनल पर दोस्तों पहली बार सब्सक्राइब करके ही जाइएगा ताकि आगे का वीडियोस आप लोग देख पाओ, नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच पाए और मुझे भी अच्छा लगे और आप लोग भी पढ़ पाओ। ठीक है, अगला सवाल है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। तो देखो पौधा मान लो ये कोई पेड़ है, ठीक है, इसमें बहुत सारी पत्तियां होता है, ठीक है, पत्ते होते हैं, डाली होती है। तो क्या पत्ते खाना बना के सिर्फ ऊपर की ओर भेजते हैं क्या? हर एक दिशा में भेजेगा ना, इस डाली को भेजेगा, उस पत्ते को भेजेगा, ऊपर की तरफ भेजेगा, नीचे की तरफ भेजेगा। भैया खाना की जरूरत तो पूरा पेड़ को ही है, तो ऊपर नीचे हर तरफ भेजता है। ठीक है, फ्लोएम जो होता है खाद्य पदार्थों का परिवहन दोनों दिशा में करता है, यानी ऊपर और नीचे दोनों की ओर करता है। याद रखिएगा, फ्लोएम जो होता है वो किस खाद्य पदार्थों का वहन करता है। और एक आता है जाइलम, जाइलम जल का वहन करता है। ये एग्जाम में बड़ा पूछता है, याद रखिएगा। फ्लोएम खाद्य पदार्थों का वहन करता है, जाइलम जल का वहन करता है। ब्रिक की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको ब्रिकाणु बोलते हैं। याद रखना, ब्रिक लिखा हुआ है, ब्रिकाणु होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। देखते हैं आप लोग कभी कभी इसका यूज, जो फल विक्रेता लोग होता है ना, बाजार में फल बिकते हैं, वो लोग करते हैं क्या, करते हैं एथिलीन खरीद के लाते हैं और फलों में रख देते हैं और फल आपका जल्दी पक जाता है। तो फलों को पकाने के लिए याद रखिएगा एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। गॉट इट। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। देखिए एस्ट्रोजन एक मादा हार्मोन है, ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन आप लोग का जो है वो पुरुष हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन मादा में स्रावित होगा। मादा में क्या है, अंडाशय है, तो अंडाशय द्वारा ये स्रावित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं निषेचन। ठीक है, निषेचन की क्रिया होती है। 32 का बी। अगला प्रश्न दोस्तों है, फिर से देखिए कि किसी विलयन का पीएच मान अगर 10 है तो क्या होगा। मैंने कल ही इससे संबंधित सवाल बताया था कि अगर 7 से कम हुआ तो अम्ल, 7 से ज्यादा हुआ तो क्षारक, और 7 हो गया तो उदासीन। यहाँ 7 से ज्यादा है 10, तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, दिया गया चित्र क्या सूचित करता है। देखिए यहाँ पर एक कुछ बूंद बूंद टाइप का गिर रहा है और चीजों को जला दे रहा है, गला दे रहा है। देखिए यहाँ पर हाथ है तो हाथ को जला दे रहा है। यानी क्या बोल रहा है कि हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए। अरे भाई, अम्ल से हाथ धोगे तो हाथ जल जाएगा। क्या बोल रहा है, ये जो है हमेशा हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये चीज़ नहीं दिखा रहा है। ये हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, ये भी चीज़ नहीं दिखा रहा है। हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए, ये भी चीज़ नहीं दिखा रहा है। तो दिखा क्या रहा है सर, ये बोल रहा है सांद्र अम्ल क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह। देखिए जो अम्ल होता है ना, उन सब बर्तनों में ये सब चित्र लगा होता है ताकि लोग देखकर समझ जाए अम्ल है, इसको हाथ में नहीं लगाओ, नहीं तो ऐसे हाथ तुम्हारा भी गल जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, इमली में कौन सा अम्ल होता है। नाम सुनकर ही मुंह में आ जाता है पानी, और लगा दो इसको आंसर है जानी मानी। क्या है आंसर, टार्टरिक अम्ल। इमली में खट्टा 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 से टार्टरिक अम्ल, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जल का विद्युत अपघटन जो होता है ना, इसमें जल टूटता है। ठीक है, हाइड्रोजन में टूटता है, ऑक्सीजन मतलब इसमें टूटता है जल। तो जल टूटता है, कोई भी जिसमें अभिक्रिया, ऐसा अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ टूटता है तो उसे कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि वियोजित हो रही है। एक अभिक्रिया दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के आंखों के सामने प्यारा सा बोल रहा है कि इस अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो उपचयन उसी पदार्थ का होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। तो देखो H2 से जाके H2O बन रहा है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। तो आपका उपचयन किसका हो रहा है, H2 का हो रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दी गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो चित्र आप लोग का यहाँ दिया हुआ है साफ साफ, कॉपर सल्फेट है, लोहे का किल है। तो लोहे का किल में यानी कि Fe को हम लोग किससे, कॉपर सल्फेट से, CuSO4 से अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक है, CuSO4।
तो आपको पता है जो आयरन जो है, ठीक है, ये कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, यानी आयरन क्या करेगा, इसको उसके विलयन से विस्थापित कर देगा और फेरस सल्फेट बना लेगा और कॉपर को बेचारा अकेला छोड़ देगा, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्यों विस्थापन होगा? क्योंकि आयरन, देखो आयरन लोहे का किल मतलब आयरन है और कॉपर सल्फेट है, तो आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील है। समझ गए? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? प्राकृतिक सूचक का उदाहरण कौन है? मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलिन, लिटमस पत्र, इनमें से कोई नहीं। तो लिटमस पत्र जो होता है ना दोस्तों, वो प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। ठीक है, वो लीचिन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है जो कि प्रकृति में है। वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो अग्रदीप में याद रखिएगा अवतल दर्पण और पश्च दृश्य में उत्तल दर्पण। मानव नेत्र के जिस भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब होता है उसे बोलते हैं रेटिना या दृष्टिपटल। कल भी ये चीज पढ़ाए थे, रिवीजन हो गया। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु, देखो फटाक से आके आंसर मत मारना कि बोला सामान्य नेत्र का दूर बिंदु, बस देख के मार मत मरना, बच्चे समझो इसको दूर बिंदु पूछ रहा है तो दूर बिंदु अनंत हो जाएगा। अगर निकट बिंदु पूछता ना तब होता 25 सेंटीमीटर, नहीं तो डायरेक्ट 25 नंबर मार देना, जान के भी गलत हो जाएगा। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो पता है आपको कौन करता है? जो हमारे नेत्रों में प्रकाश जो एंटर कर रहा है, एक छोटा सा बिंदु होता है, पुतली, सो पुतली बोलते हैं, दिखा देंगे प्रैक्टिकली, मतलब वीडियो में। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? मानव नेत्र जो प्रतिबिंब बनता है, कल ही बताया था, ये क्या होता है? कल आप वाला वीडियो देखे तो कमेंट करके जरूर बताना, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। बहुत फेमस क्वेश्चन, 1 किलोवाट आवर निम्न में से किसकी इकाई है? तो याद रखिएगा ऊर्जा का। ठीक है, ऊर्जा का क्या व्यावसायिक मात्रक है? ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा। ये भी पूछ सकता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो याद है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, 10 के पावर 6 जूल। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। कूलम किसका मात्रक है? तो कूलम दोस्तों विद्युत आवेश का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी, सीधा सीधी जान लो, मिट्टी का प्रयोग क्या कभी लेंस बनाएंगे तो फिर अब काम ही नहीं करेगा लेंस। प्रकाश किरणें गमन करती है, बता दिए हैं पहले, सीधी रेखा में। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। अगर आपतन कोण 60 डिग्री दिया है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में अंश से तो डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है। आप लोग देखे होंगे एक ग्लास में पानी रहता है, अगर आप पेंसिल को डुबाओगे तो ये टेढ़ा दिखता है। कि कौन सा घटना के कारण दिखता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण दिखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी माध्यम में अपवर्तन का मान होता है साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, एंगल ऑफ इंडेक्स बटे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इंसिडेंस बटे रिफ्रैक्शन। तो ये ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात ही अपवर्तनांक कहलाता है, साइन आई बटे साइन आर। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल बताए थे 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। याद रखिएगा, यहाँ देखिए 3 इंटू 8 के पावर, यहाँ भी 10, यहाँ भी 8 दे सकता है, लेकिन सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो अच्छे से ऑप्शन को देखना फिर आंसर मारना। ठीक है, तो 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर लेता है। ऐसा हो पाने का कारण है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता के कारण ही मानव नेत्र जो होता है ना, विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को फोकस कर लेता है। फोकस दूरी को बढ़ाता या घटा सकता है। नेत्र के आगे का उभरा हुआ भाग क्या बोलते हैं? उसको कॉर्निया बोलते हैं। और वो नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से दोस्तों निकट दृष्टि दोष हो जाता है, याद रखना। नेत्र के आगे के भाग को क्या बोलेंगे? कॉर्निया। नेत्र गोलक का अगर लंबा हो जाता है तो क्या होगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। फिर निकट की वस्तु को आप नहीं देख पाओगे, फिर उसको ठीक करने के लिए आपको अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। देखो यहाँ फिर से क्वेश्चन वही आ गया, अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि को दूर किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा। और एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है दोस्तों? तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है। ऑप्शन नंबर ए की याद रख लीजिएगा। और 2 सवाल देख लीजिए। पूछा है कि 2 ओम, 3 ओम, 8 ओम के प्रतिरोधों को पारस्पर में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो याद रखिए श्रेणीक्रम का फॉर्मूला होता है R = R1 + R2 + R3। ये श्रेणीक्रम का हो जाएगा, लेकिन श्रेणीक्रम का हमें अभी नहीं पूछा है, पार्श्वक्रम का पूछा है। उसका फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये होता है फॉर्मूला, होता है ना। तो 1/R बोले तो 1/R = क्या? 1/R1 में कितना है? 2 है, प्लस 1/R2 में कितना है? 2/3 है, प्लस 1/6 है। सभी का एलसीएम हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2 × 6 = 3, प्लस 3 × 2 = 6, 2 प्लस 6 = 6 तो 1, 3 × 2 = 5 और 1 6, 6/6 हो जाएगा। तो 6/6 को आप जब काटोगे ना तो कट के जाएगा 1, यानी जो R होगा वो हो जाएगा 1 ओम। देखो ऐसे तो 1/R आएगा 1 ओम, लेकिन 1/R 1 ओम हो तो, या फिर तो R भी 1 ही ओम होगा ना। पलटने से 1 को कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, कोई दूसरा संख्या होता तो फर्क पड़ता।
अंतिम सवाल है, फ्यूज को विद्युत प्रयुक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा, फ्यूज को हमेशा श्रेणी क्रम में ही संयोजित करते हैं विद्युत युक्ति में, ठीक है, ताकि जैसे ही झटका आए तो फ्यूज उड़ जाए, कट जाए, गल जाए, बाकी और हमारा बाकी सारा जो डिवाइस हो सुरक्षित रहे। तो ये था दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अगर अच्छा लगे तो प्लीज 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 कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, आगे किसी प्रकार वीडियो पाने के लिए, ठीक है। और फिर से और प्यार, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अपने एग्जाम के लिए। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल। चलिए दोस्तों, टेक केयर, बाय। और नबी के लिए इतना ही, नेक्स्ट जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।